यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 विश्व इतिहास, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। 18वीं शताब्दी में जर्मनी विभिन्न 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जो विभिन्न प्रकार से भाषा, धर्म, पंथ, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से भिन्नताएं रखते थे। अलग अलग वहाँ का सिस्टम था। मुख्य रूप से 300 रियासतें भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बटी हुई थी: दक्षिण जर्मनी के राज्य, उत्तर जर्मनी के राज्य और मध्य जर्मनी के राज्य। इन राज्यों में संपूर्ण तरीके से विभिन्नताएं मौजूद थी, किंतु फिर भी जर्मनी के एकीकरण की दृष्टिकोण से यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण थी जो इन सबको जोड़े हुए थी। नंबर 1 था जर्मनी सम्राट के प्रति इनका आदर भाव। इन सभी राज्यों के शासकों का जर्मनी के सम्राट के प्रति महत्वपूर्ण रूप से सम्मान था, सब उनका आदर करते थे। दूसरा संस्था थी डाइट, जहाँ जर्मन के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि इस डाइट नामक संस्था में एक साथ उपस्थित होते थे, चर्चा विचार विमर्श करते थे। यानी जर्मनी के एकीकरण में सकारात्मक पक्ष या एकीकरण की ओर ले जाने वाले 2 मुख्य बिंदु थे जो जर्मनी को कहीं जोड़ रहे हैं: जर्मनी सम्राट के प्रति इन राज्यों का आदर भाव और डाइट संस्था, जहां इन राज्यों के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से शामिल होते हैं। तो ये थे जर्मनी के एकीकरण में सहायक होने वाले 2 बिंदु। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण में जो बाधाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। जर्मन के जो विभिन्न राज्य थे उनमें ऑस्ट्रिया का अभिरुचि थी, उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था वहाँ के राज्यों के अंतर्गत, जो जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण बाधा थी। उसके बाद इंग्लैंड व फ्रांस की रुचि। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों का भी जर्मनी के विभिन्न राज्यों इकाइयों में बड़ा रुचि थी, वो उसको अपने साम्राज्य में लेना चाहते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है शिथिल सैनिक शक्ति। ये विभिन्न जो रियासतें थी, विभिन्न राज्य थे, 300 छोटे छोटे राज्य जो जर्मनी के हैं, उनमें सैनिक शक्ति के रूप में ये बहुत ही कमज़ोर थे। और भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो प्रशा जो है वो यहाँ का सबसे शक्तिशाली आकार में और सैनिक शक्ति में सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रशा, और इसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद जनमानस में, आम जनता में जन जागृति का अभाव। यहाँ विभिन्न राज्यों की जो जनता है उसमें जन जागृति का अभाव था, राष्ट्रवाद का अभाव था। जर्मन एक राष्ट्र की भावना इनमें उस समय नहीं थी। पोप का प्रभाव मुख्य रूप से दक्षिण जर्मनी में, दक्षिण जर्मनी के जो राज्य थे वहाँ पे पोप का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा था, धार्मिकता बहुत ज़्यादा थी, और चर्च पोप का प्रभाव सर्वाधिक दक्षिण जर्मनी में था। उसके बाद है इन राज्यों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पांथिक असमानताएं। इन राज्यों की सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग थी, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अलग थी, राजनीतिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग अलग थी। उसके बाद पंथ, पांथिक जो असमानता है, यहाँ अलग अलग पंथों का प्रभाव था। इस कारण से ये 6 पॉइंट हैं जो जर्मन एकीकरण में बाधा थे, और 2 पॉइंट जर्मन सम्राट के प्रति आदर और डाइट संस्था जो जर्मन एकीकरण में राष्ट्रवाद में सहायक तत्व थे। इसके बाद हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण, जिसमें मुख्य रूप से हमें जो बात करनी है, नंबर 1 जोल्वरिन। जोल्वरिन एक संधि है, एक संघ है। जोल्वरिन जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पहले उसका आर्थिक एकीकरण हुआ। आर्थिक एकीकरण जो राजनीतिक एकीकरण में काफ़ी सहायक रहा। उस समय की विभिन्न जो रियासतें, राज्य थे, 1818 ईस्वी में इनके बीच जोल्वरिन नामक संधि हुई, जिसके तहत सीमा शुल्क माफ किया गया, यानी सीमा शुल्क से छूट मिली। सीमा शुल्क संघ था जोल्वरिन। सीमा शुल्क को समाप्त करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लाने पर, ले जाने पर सीमा शुल्क लगता था। इसको समाप्त करने के लिए
जोल्वरिन नामक संघ बनाया गया। 1834 ईस्वी तक जर्मनी के सभी राज्य इस जोल्वरिन संधि के तहत शामिल हो गए और जर्मनी का आर्थिक एकीकरण जो है यहाँ हुआ। उसके कारण जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण जो है संभव हो पाया प्रशा के नेतृत्व में। प्रशा ने इस जोल्वरिन आर्थिक एकीकरण को राजनीतिक एकीकरण में काम में लिया, उसको सहायक बनाया। उसी के तहत जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना है। दूसरा है बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन या बौद्धिक सहयोग कह सकते हैं। जर्मन के जो इतिहासकार हैं, दार्शनिक हैं, वहाँ के साहित्यकार हैं, कवि हैं, इन्होंने जर्मन जनता के बीच जर्मन मनुष्य या जर्मन जाति कह सकते हैं, जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की भावना भी। यहाँ के जो इतिहासकार हैं, ईगल है, लिफ्टे है, ऐसे ये दार्शनिक थे, हाइम था। इन दार्शनिकों ने, इन कवियों ने जर्मन जाति में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की भावना भरी, जिससे संपूर्ण जर्मनी के जो जनता थी अलग अलग राज्यों की, उसके अंतर्गत एक जर्मनी की बात, जर्मन राष्ट्रवाद की भावना जो है वो धीरे धीरे फैलने लग गई। ये था बौद्धिक सहयोग, बौद्धिक आंदोलन, जिसमें ईगर, लिफ्टे, हाइन जैसे साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने जर्मन जाति में, इन राज्यों की जनता में जर्मन राष्ट्रवाद के प्रति ये भावना भरी कि जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, यानी सबको एक करने का विचार यहाँ प्रस्तुत किया गया। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का भी जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। जर्मनी के एकीकरण के समय प्रशा और रूस औद्योगिक केंद्र बने हुए थे। इसके तहत प्रशा में बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्रांति हुई, कपड़ा मिलें स्थापित, कारखाने स्थापित हुए, रेल मार्गों का विकास किया गया और प्रशा के नेतृत्व में संपूर्ण जर्मन राज्यों में रेल मार्गों से उसको जोड़ा गया और 1860 ईस्वी तक जर्मनी एक औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित हुआ, जिसमें औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है जर्मन एकीकरण में, उसमें हम बात करेंगे बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था। बिस्मार्क का योगदान जो है वो 1861 में विलियम प्रथम शासक बना। विलियम प्रथम जो है वो एक औसत व्यक्ति था, जिसमें राजनीतिक कुटिलता कौशल नहीं था, लेकिन उसने बिस्मार्क को चांसलर बनाया। बिस्मार्क जो है उसको चांसलर बनाया। बिस्मार्क एक अदम्य साहस वाला व्यक्ति था, कूटनीतिक कुशलता उसमें थी और बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया और उसने 3 चरणों में इस जर्मन एकीकरण को पूर्ण किया। पहला था, बिस्मार्क के योगदान में पहली बात करें गेस्टाइन की संधि। गेस्टाइन संधि जो इसका प्रथम चरण है, उसके अंतर्गत बिस्मार्क ने, जो जर्मन का चांसलर बना विलियम प्रथम के द्वारा, गेस्टाइन की संधि जो है 1865 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुई। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, जिसके तहत डेनमार्क को पराजित करना इनका उद्देश्य था। डेनमार्क पराजित हुआ। 1864 का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ ऑस्ट्रिया और प्रशा की सेना और एक तरफ डेनमार्क की सेना थी। डेनमार्क जो है इस युद्ध में पराजित हुआ और 1865 में गेस्टाइन की संधि हुई, जिसके कारण होल्स्टाइन और स्लेस्विग, होल्स्टाइन और स्लेस्विग, ये 2 जर्मनी के छोटे राज्य थे जहां डेनमार्क का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। प्रशा ने ऑस्ट्रिया की सहायता से यहाँ से डेनमार्क को हटा दिया, युद्ध में पराजित किया और गेस्टाइन की संधि हुई, जिसके तहत डेनमार्क को यहाँ से हटना पड़ा और यहाँ पे ऑस्ट्रिया और प्रशा का मिला जुला प्रभाव स्थापित हो गया। इसके बाद हम बात करें, अगला जो है प्राग संधि। दूसरा पॉइंट इसमें था प्राग संधि। बिस्मार्क का दूसरा
जो चरण है उसमें उसने प्राग की संधि की, जिसमें गेस्टाइन संधि के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशिया का प्रभाव होल्स्टाइन और स्लेस्विग राज्यों में बढ़ा था। वहां ऑस्ट्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए बिस्मार्क ने गुप्त रूप से यहाँ की जनता को समर्थन दिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यहाँ एक आंदोलन खड़ा करके ऑस्ट्रिया को यहाँ से बाहर किया। 1866 में ऑस्ट्रिया प्राग के बीच अंततः प्रशिया के बीच अंततः संधि हुई और उसके तहत उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण हुआ। यानी उत्तरी जर्मनी जो है वो परिसंघ बना, उसका एकीकरण यहाँ पे पूर्ण हुआ और ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी से समाप्त हो गया। पहले डेनमार्क का हुआ, फिर ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हुआ। उसके बाद फ्रैंकफर्ट संधि जो अंतिम चरण है जर्मनी के एकीकरण का। यहाँ फ्रांस और इंग्लैंड, जैसा हमने पहले बात की थी, इंग्लैंड और फ्रांस की जर्मनी के राज्यों में अभिरुचि थी और इंग्लैंड जो है उसका अभिरुचि जो है यहाँ कम हो गई, लेकिन फ्रांस की रुचि जो है जर्मनी के राज्यों में अभी भी बनी हुई थी। उसी के कारण 1870 में जब ऑस्ट्रिया यहाँ से हट गया, उसके बाद फ्रैंकफर्ट संधि जो है फ्रांस और प्रशिया के बीच होती है। 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस जो है बुरी तरह से पराजित हो गया। इस कारण उसे 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि करनी पड़ी, जिसके तहत फ्रांस का प्रभाव जो है जर्मन से समाप्त हो गया। युद्ध हट जाने के रूप में उसको $20,000 देना पड़ा और फ्रांस का प्रभाव जो है जर्मन से समाप्त हो गया। अंततः 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि के तहत विलियम प्रथम को बिस्मार्क ने वर्साय का जो महल है वहाँ उसका राज्याभिषेक किया। बिस्मार्क ने 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि के बाद फ्रांस को यहाँ से हटाकर विलियम प्रथम को वर्साय के महल में उसका राज्य अभिषेक किया, जर्मन का सम्राट उसको घोषित किया और इस प्रकार से बिस्मार्क के महत्वपूर्ण योगदान से जर्मन का एकीकरण संभव हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो रक्त और लोहे की नीति तथा बिस्मार्क के महत्वपूर्ण योगदान, उसके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय तथा उसकी कूटनीतिक कुशलता का परिणाम था। इस प्रकार ये जर्मनी का एकीकरण। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 4 अंक का लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है उसमें आने की पूरी इसकी संभावना है। इस बार आगामी जो बोर्ड परीक्षा 2020 है उसमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है इस वीडियो को बार देखें। धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोरियों की ढाणी, नवलगढ़।